हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसजी एनर्जेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में होगा, वहीं टर्म सेकंड का एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल में होगा। टर्म फर्स्ट का सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इन 20 क्वेश्चंस में से आपको टोटल 16 क्वेश्चंस करने होंगे। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। इस सेक्शन में से टोटल 16 क्वेश्चंस करने होंगे। सेक्शन सी में टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन सी केस स्टडी बेस्ड सेक्शन होगा, हर एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल 10 क्वेश्चंस में से आपको ओनली 8 क्वेश्चंस करने हैं। आपको टाइम 90 मिनट्स का मिलेगा और पेपर होगा आपका 40 मार्क्स का। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन सॉल्व कराने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। अगर हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 4 और एचसीएफ फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 2। अब रेशियो किसका फाइंड करना है? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 2 से इसको 2 टाइम्स और 1 टाइम, यानी रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1। यानी इसके अकॉर्डिंग इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x plus 7y is equal to 3 and 15x plus 21y is equal to k coincide। coincide की कंडीशन क्या होती है? a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। इन इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या बनता है। a1 की वैल्यू कितनी है? 5 और a2 की वैल्यू कितनी है? 15 is equals to 7 upon 21 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन के। अगर हम इस रेशियो को सॉल्व करें तो क्या आएगा? 7 से 21 को 3 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। इसके अकॉर्डिंग इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। एक वो गर्ल जो ईस्ट में 200 मीटर रन करती है, आफ्टर दैट नॉर्थ में 150 मीटर रन करती है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है? द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? दिस, और एंडिंग पॉइंट क्या होगा? दिस। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर करेंगे 40,000 हो जाएगा, प्लस 150 का स्क्वायर करेंगे 22500 आएगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 62500, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? दिस। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25 और एक 0, यानी वो गर्ल स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितनी डिस्टेंस पर होगी? 250 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक रोम्बोस है जिसके डायगोनल की लेंथ दे रखी है और इसमें फाइंड क्या करना है? हमें रोम्बोस की हाइट फाइंड करनी है। रोम्बोस के डायगोनल की लेंथ कितनी है? 32 एंड 24 सेंटीमीटर। तो रोम्बोस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इस साइड को फाइंड कर लेंगे। इसको x लेट कर ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करेंगे 400 आ जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। नाउ area of the rhombus base into height is equals to
हाफ D1 इंटू D2, यानी ये दोनों एरिया किसकी होती है, रोम्बोस की। तो बेस हमें पता है कितना है 20 इंटू एच फाइंड करना है 1/2 इंटू 32 इंटू 24। 2 से हम 32 को डिवाइड करेंगे 16 टाइम्स, 4 से 20 को 5 टाइम्स और 4 से 16 को 4 टाइम्स। h इक्वल टू कितना आएगा 4 इंटू दिस 96/5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 19.2 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितनी हो जाएगी 19.2 सेंटीमीटर। इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 fair coins are tossed. What is the probability of getting at most one head? जब 2 कॉइन को एक साथ हम टॉस करते हैं तो सैंपल क्या बनेगा HH, HT, TH एंड TT। इसमें बोला क्या गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4, तो डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा। एट मोस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी 0 हेड और 1 हेड को हम काउंट कर लेंगे, दिस एंड दिस। तो ये कितने आउटकम्स हो जाएंगे 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR है जो दोनों ही सिमिलर हैं। AM और PN क्या है, एल्टीट्यूड से। ट्रायंगल ABC और PQR के AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 4/9। तो AM और PN का रेशियो फाइंड करना है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल और मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होता है, यानी AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ, और इसकी वैल्यू कितनी है 4/9। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। तो AM अपॉन PN की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 2/3, और इसका सही आंसर कौन सा होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। इसमें बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम 0 डिग्री इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर हम 90 पुट करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ये डेसिमल फॉर्म दे रखी है, तो इसको अगर हम P/Q की फॉर्म में लिखें 44.123, डेसिमल पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 1000 हो जाएगा। अब ये क्या है 1000, अगर हम 1000 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, यानी डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर बनेंगे 2 एंड 5, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। तो यानी ये दो लाइंस दे रखी हैं, ये इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी, ओवरलैपिंग करेंगी, या नन ऑफ दीज होगा। एक्स वाई प्लेन कुछ इस तरीके से होता है, x इक्वल टू a का मतलब क्या है दिस, एंड y इक्वल टू b का मतलब क्या है दिस। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल तो होंगी नहीं, ना ही ओवरलैप करेंगी, तो क्या कर रही हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट कहाँ पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में -5,6, यानी y एक्सेस से कितनी डिस्टेंस है 5 यूनिट, और x एक्सेस से कितनी डिस्टेंस है 6 यूनिट। अब फाइंड क्या करना है हमें, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इसको ओरिजिन से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये 5 है और ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम PGT लगा सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट 25 प्लस 36। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 61 यूनिट्स, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, a स्क्वायर इक्वल टू 23/25। अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा √23/5, यानी 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो ये देखेंगे रेशनल है, इरेशनल है, होल नंबर है या इंटीजर है।
तो अंडर रूट 23, इसमें 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। जब भी कोई प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो वो कैसा होता है, एक इरेशनल होता है। जब इरेशनल नंबर को हम रेशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। दैट मीन्स इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एलसीएम ऑफ x, 18 एंड एचसीएफ ऑफ x, 18 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है तो हम जानते हैं एक रिलेशन होता है a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें एक नंबर कितना है x और दूसरा नंबर कितना है 18 इज इक्वल टू 36 इंटू 2। 18 से 36 को 2 टाइम डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और x की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B। यानी एक कोई ट्रायंगल है ABC जो B पर राइट एंगल है और tan A की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3। तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से। ये B पर क्या है, राइट एंगल, इसको अगर हमने A मान लिया तो ये आपका C हो जाएगा। अगर हम tan A की बात करें तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अंडर रूट 3 के अपॉन में हम 1 लेट करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 और बेस कितना हो जाएगा 1। अगर हम इसका हाइपोटेनस फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो क्या आएगा, h इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, यानी कि 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस का क्या फार्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए अगर हम देखेंगे तो बेस क्या होगा 1 और हाइपोटेनस क्या होगी 2 इंटू कॉस सी के लिए देखेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। बेस क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 और हाइपोटेनस 2 माइनस साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल ए के लिए अंडर रूट 3 और हाइपोटेनस 2। साइन सी की बात करें तो एंगल आपका सी ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा 1 और हाइपोटेनस क्या होगा 2। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसके अकॉर्डिंग इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में एक ट्रायंगल ABC है जिसके एंगल का रेशियो दे रखा है 1:1:2 रेस्पेक्टिवली, और इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल का रेशियो 1:1:2 दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा और एक 45 का, तो दूसरा भी आपका 45 डिग्री का एंगल होगा। तो इसमें अगर हम A की बात करें तो ये A पॉइंट हो गया और ये B हो गया, और ये राइट एंगल किस पर होगा C पर। इस राइट एंगल में एंगल A और एंगल B कितना होगा 45। तो sec 45 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 2 और कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 2 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है और cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो इससे ये डिवाइड होके 1 आएगा, ये भी 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर भी क्या होगा 0 और इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने हैं। जब सर्कुलर व्हील की रेडियस 0.7 मीटर है, यानी ये रेडियस r हो जाएगी, और रोलिंग डिस्टेंस कितनी है 176 मीटर। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, और व्हील का सर्कमफेरेंस कितना होगा 2πr, यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 0.7। 7 से हम 0.7 को 0.1 टाइम डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपका 0 बढ़ जाएगा, और 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 88 एंड 0 टाइम्स डिवाइड होगा। 22 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा 40, और इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 2 सेंटीमीटर और CA 2.5 सेंटीमीटर है। यानी एक ट्रायंगल हम ABC यहाँ इस तरीके से बना लेते हैं, और इसकी साइड क्या है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल सिमिलर है किसी अनदर ट्रायंगल के। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, और ट्रायंगल DEF की एक साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर EF,
अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। इसके बेसिस पर हमें डी ई एफ का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ई एफ कितना है 4, 4 किसका ट्वाइस होता है 2 का, तो ये 2 2 जा 4 हो गया। ऐसे ही हम 3 का ट्वाइस करेंगे तो 6 हो जाएगी डी ई, और डी एफ कितना हो जाएगा 2.5 का ट्वाइस करेंगे तो 5, 6, 5 और 4 को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बिकॉज सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है और डी ई पैरेलल है बी सी के। तो इसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ए डी कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर और बी डी कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना है 14 सेंटीमीटर। डी ई वी सी के पैरेलल है तो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यानी ए डी अपॉन टोटल ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए डी कितना है 3 और ए बी कितना हो गया 7 इज इक्वल टू डी ई हमें फाइंड करना है, बी सी कितना है 14 सेंटीमीटर। 7 से 14 को 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ई कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, यानी डी ई कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 4 tan बीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, देन tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है दिस। इसमें एक काम करते हैं, cos बीटा से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनेगा ये 4 sin बीटा अपॉन cos बीटा माइनस 3 अपॉन 4 sin बीटा अपॉन cos बीटा प्लस 3 इक्वल टू 4 sin अपॉन cos क्या होता है 10 हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन 4 sin अपॉन cos क्या हो जाएगा 10 बीटा प्लस 3। तो 4 tan बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है 3। तो इसमें हम क्या लिखेंगे 3 माइनस 3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 प्लस 3, न्यूमरेटर में क्या बन गया 0 और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 6 0। इसके अकॉर्डिंग इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, एक इक्वेशन दे रखी है, हमें इसी जैसी एक इक्वेशन और फाइंड करनी है जो इस पर डिपेंड करे। ऐसा किस में होता है कॉन्साइड केस में। कॉन्साइड में क्या होता है कि तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के किसी कोएफिशिएंट के मल्टीपल के इक्वल हो। तो अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन आपकी करेक्ट होगी, बिकॉज अगर हम इसमें माइनस का इंटू कर दें तो ये क्या बन जाएगी 5x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 2। और इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा 2 5 जा 10x माइनस 2 7 जा 14 y इज इक्वल टू 2 2 जा माइनस 4। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इज चूजन एट रैंडम, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कोई भी एक लेटर चूज किया जा रहा है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड दिस, और वो लेटर इसमें से होना चाहिए। मैथमेटिक्स में कौन कौन से लेटर हैं MATHECIS, यानी जो रिपीटेशन वाले लेटर हैं उनको हम 1 टाइम लिखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8/26, यानी फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 8 और टोटल आउटकम्स कितने होंगे 26। तो इसके अकॉर्डिंग इसका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ए पार्ट सही होना चाहिए, बिकॉज अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4/13 आएगा। नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें से भी हमें टोटल 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1 2 1 5, यानी 2 नंबर का सम कितना दे रखा है हमें 12 15 एंड देयर HCF इज 81, देन द पॉसिबल नंबर्स ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक नंबर क्या हो जाएगा 81x और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 81y,
इज इक्वल्स टू, और इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1215। 81 से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, 81 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 15 को हमें ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उनका कोई और फैक्टर न बने, यानी 1 और 14 बन जाएगा और 2 और 13 बनेगा। 3 and 12 हो नहीं सकता क्योंकि 12 3 का मल्टीपल है। 4 और 11 का बन जाएगा। 5 और 10 का पेयर बनेगा नहीं क्योंकि 10 आपका 5 का मल्टीपल होता है। उसके बाद 6 और 9 ये भी नहीं बनेगा। इसके बाद कौन सा पेयर बनेगा 7 and 8। तो इसमें टोटल कितने पेयर बन जाएंगे 1 2 3 4। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में एक ग्राफ दे रखा है जिसमें 2 लाइंस रिप्रेजेंट की गई हैं। तो उन 2 लाइंस और x इक्वल टू 0 से एक ट्रायंगल बनेगा, तो उस ट्रायंगल की हमें एरिया फाइंड करनी है। x इक्वल टू 0 का मतलब होता है बाई एक्सिस और ये 2 लाइंस हैं, तो ये एरिया हमें फाइंड करनी है। C से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है 1 and 2, तो h कितना हो जाएगा 2। और इसका बेस देख लेते हैं कितना है। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट एंड 6 यूनिट, और बेस कितना हो जाएगा 6 यूनिट। ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला कितना होता है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी 6 इंटू 2 से हम 2 को डिवाइड कर देंगे, एरिया कितनी हो जाएगी 6 स्क्वायर यूनिट। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2, देन इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसमें पावर कितनी है 20, बहुत ज़्यादा पावर है, तो इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। tan 45 और cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1। और ये 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 डिग्री या फिर cot 45 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल कितना रहा होगा 45, तभी इसकी वैल्यू 2 आई होगी। तो इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे, तो tan 45 की वैल्यू 1 और 1 की होल पावर 20 प्लस cot 45 की वैल्यू 1 और 1 की होल पावर 20। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें आंसर कितना है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। इन इक्वेशंस के बेसिस पर हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें x और y के मल्टीपल इंटरचेंज है, तो एक काम करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। 217x प्लस 131x कितना हो जाएगा 348x प्लस 348y इज इक्वल टू 913, और 827 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 7 0 कैरी 1, 1 प्लस 2 3 और 1 4, 9 प्लस 8 17। और इसको एक काम करते हैं 348 से डिवाइड कर देते हैं। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740 अपॉन 348। इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और इसका आंसर कौन सा होगा दिस, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q, यानी p और q 2 प्राइम नंबर्स हैं जिनका एलसीएम कितना है 221। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। 3p माइनस q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब 2 प्राइम नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो उसका एलसीएम कितना होता है एलसीएम इज इक्वल टू p इंटू क्यू, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो जो हमें 221 दे रखा है ये पी क्यू का प्रोडक्ट दे रखा है। अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक 13 हो जाएगा और एक 17, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 221 आएगा। जैसा क्वेश्चन में दे रखा है p इज ग्रेटर देन q, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। अब 3p माइनस q की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी 3 इंटू 17 कितना हो जाएगा 51 माइनस q 13 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना हो जाएगा 38। आंसर कितना हो जाएगा 38। इसके अकॉर्डिंग इसका सी ऑप्शन एकदम सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर क्वीन। यानी वेल सफर्ड कार्ड में से क्या किया जा रहा है, एक कार्ड निकाला जा रहा है और उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 52 हो जाएंगे। और जो कार्ड निकाला जा रहा है वो क्वीन नहीं होना चाहिए और किंग नहीं होना चाहिए। तो किंग कितने होते हैं 4 और क्वीन कितनी होती हैं 4, टोटल आपके कितने हो जाएंगे 8। यानी एक जो कार्ड हम निकालेंगे वो इन 8 कार्ड में से नहीं होना चाहिए। तो 52 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स, 4 से 52 को डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स, आंसर क्या हो जाएगा 11/13। इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, 2 फेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, यानी 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल किया जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, और 5 के कम से कम एक बार आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो 5 के साथ 6 पेयर बन जाएंगे, 5,1, 5,2, 5,3 एंड 5,4, 5,5 एंड 5,6। तो ये कितने हो गए 6 हो जाएंगे। एक आपका बनेगा 1,5 और एक बनेगा 2,5, एक बनेगा 3,5, एक बनेगा 4,5, 5,5 तो ले ही चुके हैं हम, और क्या बनेगा 6,5। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, यानी 5 और ऐड कर लेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 11, और टोटल आउटकम्स कितने होंगे 36। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा। यानी कॉट अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस इक्वेशन के बेसिस पर। इस इक्वेशन को अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1, बिकॉज साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा से एक पावर कम हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं कॉट अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1, इसको इधर लेके आएंगे -3 कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा कॉट स्क्वायर अल्फा -3 कॉट अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कॉट अल्फा में, तो कॉट अल्फा को हम x मान लेते हैं तो क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कॉमन लेंगे यहाँ से x कॉमन मिलेगा, क्या बचेगा x माइनस 2 माइनस यहाँ से 1 कॉमन मिलेगा और क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1, यानी कॉट अल्फा की 2 वैल्यूज हो जाएंगी, एक 2 और एक 1। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में एंगल ACB यानी दिस एंगल ACB किसके इक्वल दे रखा है एंगल CDA, CDA एंगल ये हो जाएगा और AC कितना है 8 सेंटीमीटर, AD कितना है 3 सेंटीमीटर, देन VD हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम दो ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की बात की जाए तो इस ट्रायंगल का एंगल दिस किसके इक्वल है, इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है, और एंगल A आपका कॉमन हो जाएगा दोनों ही ट्रायंगलों में। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। ट्रायंगल ABC की कौन सी साइड लेके चलेंगे हम, एंगल C के अपोजिट में कौन सी साइड है AB, तो यहाँ AB लिखेंगे, और स्मॉल ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ADC में इस एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है AC, तो इसमें हम AC लेके चलेंगे इक्वल टू ट्रायंगल ABC की साइड AC
अपॉन ट्रायंगल ADC की साइड AD। इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। AB को हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस BD, और AD कितना है 3 प्लस BD इज इक्वल्स टू, AC को इधर ले जाएंगे तो इंटू में चला जाएगा, और AC की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 इंटू 8 आएगा, अपॉन AD कितना है 3, तो 3 हम अपॉन में लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 64 अपॉन 3 बचेगा। नाउ VD इज इक्वल्स टू 64 अपॉन 3 माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे, इसके अपॉन में 1 लेट करके और एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा। 64 माइनस 9 यानी कितना बचेगा, ये 55 अपॉन 3, और BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55 अपॉन 3 सेंटीमीटर, यानी इसका C ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, यानी यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है। इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का एक मिड पॉइंट जहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल रहा है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। AB को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होगी, दिस, तो इसका मिड पॉइंट से एक बाइसेक्टर जा रहा है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट क्या बनेगा, 4 माइनस 2, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 4 माइनस 2 अपॉन 2 क्या आएगा, 2 अपॉन 2, यानी x कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 प्लस 3 अपॉन 2, यानी y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, y कोऑर्डिनेट बन जाएगा 4। मिड पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कर लिया है, जिसमें x कितना है 1 और y कितना है 4। इसके बेसिस पर हम ऑप्शंस को वेरीफाई करा लेते हैं, जो ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम इसमें बात करें, x की वैल्यू 1 पुट करें, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो ये तो गलत होगा, y की वैल्यू 4 आनी चाहिए। अगर हम इसमें चेक करें तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4, और 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि इसमें y की वैल्यू 2 आ रही है। इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो y की कितनी आएगी, 3 इंटू 1 माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी। इसको एक बार वेरीफाई करा के देख लेते हैं। 3 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, यानी दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है, BC का मिड पॉइंट, यानी BD और CD दोनों इक्वल होंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD और ट्वाइस ऑफ BD। इसके बाद देखते हैं इसमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉट y अपॉन कॉट x। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। न्यूमरेटर में एंगल क्या है बाई, और y कौन सा एंगल है, दिस, यानी ट्रायंगल ACB की बात हो रही है, तो एंगल के ठीक अपोजिट का यानी कि BC हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये AC क्या हो जाएगा बेस। तो AC अपॉन BC अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है कॉट x, एंगल क्या है x, एंगल x ये है, और एंगल x किस में बन रहा है, ट्रायंगल ACD में, और ट्रायंगल ADC में अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या होगा CD, और बेस क्या हो जाएगा AC, देन AC अपॉन CD। AC से हम AC को डिवाइड कर सकते हैं, फोर्थ फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है, थर्ड सेकंड के साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो ये क्या बनेगा CD अपॉन BC इक्वल टू CD अपॉन BC को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ CD या फिर ट्वाइस ऑफ BD। तो ट्वाइस ऑफ BD तो लिखेंगे नहीं क्योंकि BD आपका कैंसिल आउट नहीं होगा, ट्वाइस ऑफ CD लिखेंगे। और ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC। देन CD से CD आप 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1/2, यानी इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन में क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर by which 1/13 should be multiplied so that
इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटेड आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी 1/13 में हम किसका मल्टीप्लाई करें जिससे ये होल नंबर 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाए। यानी 2 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाए, इसका मतलब क्या है 10 टू द पावर 2। यानी डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे 10 टू द पावर 2 100। तो यहाँ तो 100 हो जाएगा और न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 का। यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 13/100। और इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, AB एंड BE ऑफ अ राइट ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B। कोई एक ट्रायंगल है जो B पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसकी साइड AB और BE कितनी दे रखी है 16 एंड 8। यानी ये AB कितनी है 16 और BE कितनी है 8 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द साइड लार्जेस्ट स्क्वायर FDGB एक स्क्वायर बन रहा है जो ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। यानी ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, इसकी हमें साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल DGE इन दोनों ट्रायंगलों को हम लेके चलते हैं और देखते हैं ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे। तो इसमें ये आपका राइट एंगल हो जाएगा, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 मान लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बिकॉज ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। और एंगल 4 और एंगल 3 क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये कैसे हैं करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। जब ये दो एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे सिमिलर होंगे। तो इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। AF अपॉन DG इज इक्वल टू FD अपॉन GE। ये काम करते हैं, इसको अगर हम x मान लें तो ये भी x हो जाएगा, इसको भी हम x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 8 माइनस एक्स और ये कितना बचेगा 16 माइनस एक्स। चलिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। AF कितना है 16 माइनस एक्स और DG कितना है x इज इक्वल टू FD कितना है x और GE कितना है 8 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 128 माइनस 16x माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 16x माइनस 8x कितना हो जाएगा माइनस 24x। इसको हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 128। 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे 16 टाइम्स। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/3। यानी स्क्वायर की हर एक साइड कितनी हो जाएगी 16/3 सेंटीमीटर। यानी इसका बी ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इन रेशियो दिस। P लाई ऑन द लाइन दिस और P किस पे लाई कर रहा है इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो एक फार्मूला होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 क्या होता है रेशियो, जो रेशियो कितना दे रखा है k रेशियो 1। तो m1 कितना हो जाएगा k और m2 कितना हो जाएगा 1। तो इसके बेसिस पर हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो k की वैल्यू हो जाएगी। x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा m1 कितना है k इंटू x2 कितना है 9 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है -1 अपॉन k प्लस 1 माइनस m1 कितना है k और y2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 8k 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
इस इक्वेशन को k प्लस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा k प्लस 1 का, तो ये क्या बन जाएगा 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। 9k माइनस 8k k बचेगा, k प्लस 2k कितना हो जाएगा 3k, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 2 कितना बचेगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। k की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 2/3। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, एक स्क्वायर बना हुआ है जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। एच जी एफ ई क्या है, मिड पॉइंट से स्क्वायर की साइड के। अगर हम इसको यहाँ से जॉइंट कर दें तो ये एक सेमी सर्कल बन जाएगा। तो सेमी सर्कल की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस शेडेड रीजन की हमें एरिया फाइंड करनी है। अगर हम इस शेडेड रीजन की एरिया फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर की हाफ एरिया में से सेमी सर्कल की एरिया सब्ट्रैक्ट करनी होगी। और सेमी सर्कल की एरिया सब्ट्रैक्ट क्यों करनी होगी, क्योंकि एक क्वाड्रेंट आपका ये है तो दूसरा क्वाड्रेंट ये है, दोनों को मिला के सेमी सर्कल बन जाएगा। स्क्वायर की हाफ एरिया कितनी होगी, साइड स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सेमी सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर अपॉन 2। ए क्या है, स्क्वायर की साइड, और स्क्वायर की साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो 14 का स्क्वायर करेंगे 196, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, ओलंपिक रिंग्स दे रखी हैं और ये सारी रिंग कैसी हैं, आइडेंटिकल, जिनकी रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर। और इसमें एक कॉर्ड है ए बी, यानी जहाँ पर दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर एक कॉर्ड बन जाती है जिसे हम कॉमन कॉर्ड कहेंगे। इस कॉर्ड की लेंथ भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। अगर हम एक सर्किल इस तरीके से ड्रॉ कर लें और इसमें ये कॉर्ड जॉइंट कर दें, इसका सेंटर ये होगा, इसको जॉइंट कर देंगे इस तरीके से, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है और कॉर्ड की लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा जिसका हर एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60 डिग्री। अगर देखा जाए तो ये क्या बनेगा, एक सेगमेंट बनेगा और इस तरीके से दो सर्किल जब इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पर 2 सेगमेंट बनेंगे। 2 सेगमेंट इसमें हो जाएंगे, 2 सेगमेंट इसमें होंगे, 2 सेगमेंट इसमें होंगे, 2 सेगमेंट इसमें होंगे। टोटल कितने सेगमेंट हो जाएंगे 8। तो एक सेगमेंट की एरिया फाइंड करके उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो इनकी कॉमन एरिया हो जाएगी। सेगमेंट की एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना रखेंगे 60 अपॉन 360 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री से हम इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम, तो पाई अपॉन 6 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये 1 अपॉन 2 हो गया, इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, तो ये क्या बनेगा पाई अपॉन 6 माइनस √3 अपॉन 4। तो ये तो हो गई एक सेगमेंट की एरिया। इस टाइप के कितने सेगमेंट हैं 8 सेगमेंट हैं, तो इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन एकदम सही होगा, 8 ब्रैकेट पाई अपॉन 6 माइनस √3 अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, 2 and 1/2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल की 2 जीरोस दे रखी हैं, उस केस में हमें पी और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू बी माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल टू बी कितना है यहाँ पर x का मल्टीपल 5, तो ये -5 अपॉन ए कितना है यानी x स्क्वायर का मल्टीपल p।
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 1/2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5/2 इक्वल टू -5/p। 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब इसके बाद हम r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। r के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। 2 × 1/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू यहाँ क्या होगी, r, और a क्या होगा यहाँ पर p। 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू r की वैल्यू तो पता नहीं है, p की वैल्यू -2 है। 1 के अपॉन में 1 ऐड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। यानी p और r की वैल्यू इक्वल होंगी और वो कितनी है, -2। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज दिस। सर्कमफेरेंस दे रखा है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। यानी हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर की वो साइड फाइंड करनी है जो स्क्वायर एक सर्किल में बना हुआ है। यानी सर्किल हमने इस तरीके से बना लिया, इसमें एक स्क्वायर बना दिया। अगर हम इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दें तो ये सर्किल का डायमीटर हो जाएगा, जिसे हम 2r लिख सकते हैं। और स्क्वायर की साइड को हमने स्मॉल a मान लिया है। तो इस डायगोनल से क्या होगा, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, जिसमें हम ज़रूरत पड़ने पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। उससे पहले हम डायमीटर फाइंड करेंगे सर्किल का। तो इसमें सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है, 100, यानी 2πr इज इक्वल टू 100। यहाँ से 2r यानी डायमीटर की वैल्यू निकालेंगे तो 100/π हो जाएगी। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, साइड फाइंड करने के लिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर देते हैं, यानी a² + a² इज इक्वल टू दिस, इसका स्क्वायर, और ये कितना है, 100/π। तो इसमें हम लिखेंगे 100/π का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2a² इक्वल टू 100/π का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, √2 × a इज इक्वल टू 100/π। और a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 100/√2π। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऐसा तो कहीं कुछ लिखा नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो √2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 से हम 100 को डिवाइड कर देंगे, 50 √2/π। तो इसका आंसर ये होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं इसमें, यानी ये सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, 50 √2/π सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर की साइड, वो स्क्वायर जो एक सर्किल के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसके बेसिस पर इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं ये हमें फाइंड करना है। 3x + y इज इक्वल टू 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3⁵। इक्वल में जब बेस इक्वल होता है तो उनकी पावर भी इक्वल होती है, यानी x + y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से बना लेंगे, तो इसको हम 3 की पावर्स में लिखेंगे तो क्या आएगा, 3⁵ और उसकी होल पावर x - y। तो ये क्या बन जाएगा, 3⁵5x - 5y इज इक्वल टू 3। और इस 3 की पावर कितनी है यहाँ पर, 1। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, 5x - 5y इज इक्वल टू 1। अब इसके बेसिस पर हम चेक कर लेते हैं इसके कितने सॉल्यूशंस बनेंगे। a1/a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। a1 a2 क्या है, x के मल्टीपल। इस इक्वेशन में x का मल्टीपल कितना है, 1, और इसमें कितना है, 5। तो ये रेशियो 1/5 हो गया। b1/b2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। b1 और b2 क्या है, y के मल्टीपल। तो पहली इक्वेशन में y का मल्टीपल 1 है, सेकंड इक्वेशन में y का मल्टीपल -5 है। तो जब ये दोनों रेशियो अनइक्वल हैं तो हमें तीसरा रेशियो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कंडीशन क्या बन गई, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ये कंडीशन होती है तो पेयर ऑफ इक्वेशंस का ओनली 1 सॉल्यूशन निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, जिसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे रखे हैं, ओनली 1। बी सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद आएगा सी सेक्शन, और सी सेक्शन में 2 केस स्टडी दे रखी हैं। हर एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होंगे।
इन 10 क्वेश्चंस में से हमें ओनली 8 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। उससे पहले हम केस स्टडी 1 को समझ लेते हैं। केस स्टडी 1 में क्या है, एक ड्राइविंग बोर्ड है, उस ड्राइविंग बोर्ड से कुछ लोग जंप लगाते हैं और जब जंप लगाते हैं तो उनकी एक शेप बनती है और वो कौन सी शेप है, पैराबोलिक। जब ये पैराबोलिक शेप है तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो ये दे रखा है, जहाँ पर t क्या है, टाइम, और h क्या है, हाइट। ड्राइविंग बोर्ड सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, 48 फीट की ऊंचाई पर। तो इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 41 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, यानी इनिशियली हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। और k क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है। इस पॉलिनोमियल में हम h कितनी लगाएंगे, 48। 48 का मतलब क्या है कि अभी सभी लोग कहाँ पर हैं, ड्राइविंग बोर्ड पर हैं, उन्होंने अभी जंप लगाना शुरू नहीं किया है। इस कंडीशन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इनिशियली हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनिशियल केस में टाइम 0 होगा, t के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 0। तो t स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 8t तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस k, यानी k की वैल्यू कितनी आएगी, 48। तो इसका C ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, यानी ये सेकंड क्वेश्चन है पहली केस स्टडी का। एट व्हाट टाइम विल सी टच द वाटर इन द पूल, यानी कि एनी कितने टाइम बाद वो पानी को टच करेगी। ड्राइविंग बोर्ड पर वो खड़ी है, वहाँ से जब वो जंप लगाएगी पैराबोलिक और वाटर में जैसे ही टच करेगी तो वो कितने टाइम बाद टच करेगी, तो वो हमें टाइम फाइंड करना है। तो हम इस पॉलिनोमियल को यूज़ करेंगे। जब एनी वाटर से टच करेगी तो सी लेवल से उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0 इज इक्वल्स टू -16t² प्लस 8t प्लस k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 48। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। -8 से अगर इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2t² माइनस t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसके हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। क्या आंसर आएगा, 2t², 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 आए, यानी -4t प्लस 3t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन मिलेगा 2t, क्या बचेगा, t माइनस 2, और यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, प्लस 3, तो क्या बचेगा यहाँ पर, t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इस ब्रैकेट को लेके चलेंगे तो टाइम नेगेटिव आएगा, और टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। अगर हम इस ब्रैकेट को लेके चलेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 2, यानी एनी 2 सेकेंड बाद वाटर को टच करेगी। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, रीता's हाइट in fits above the water level is given by another polynomial pt with zeros this, then pt is given by, यानी रीता की हाइट क्या है, वो एक पॉलिनोमियल pt के द्वारा दी गई है, वही हमें फाइंड करनी है। और उसकी जीरोस क्या है, -1 and 2। एक पॉलिनोमियल बनाएंगे, pt इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस, इनका सम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 1, और हमें x लेना नहीं है, क्या लेना है, t। तो t² माइनस 1 इंटू t प्लस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस का 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2, और देखते हैं ये क्या बनता है, k t² माइनस t माइनस 2 pt, क्या पॉलिनोमियल बन जाएगा, दिस। रीता की हाइट के लिए पॉलिनोमियल ये बन जाएगा। हमें इसमें k की वैल्यू और रखनी है, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम हाइट कितनी यूज़ करेंगे, 48 इज इक्वल्स टू k, और इनिशियल टाइम कितना होगा, t इक्वल टू 0। तो t के प्लेस पर 0 लगाएंगे तो 0 माइनस 0 माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे, -2 के 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 24 आएगा, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -24। तो
तो यानी k की वैल्यू -24 आई है, तो जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो pt आपका क्या बनेगा, -24t² प्लस 24t प्लस 48। हम देख लेते हैं ये पॉलिनोमियल कौन सा ऑप्शन है, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। 24t² प्लस 24t प्लस 48, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, पॉलिनोमियल QT विथ सम ऑफ जीरोस एज 1, यानी सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1, अल्फा प्लस बीटा, एंड द प्रोडक्ट एज -6, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू -6, इज मॉडलिंग अनुज हाइट, और इससे क्या बनती है, अणु की हाइट बनती है। PT क्या है, अणु की हाइट इन फीट्स में, above the water at any time t, then QT is given। इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरह सॉल्व करेंगे। तो QT क्या बन के आएगा, KT² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 1, तो 1 इंटू टी हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट माइनस का दे रखा है तो यहाँ -6 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल में k की हम वैल्यू पुट करेंगे, उससे पहले k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इनिशियली हम q की वैल्यू कितनी लगाएंगे 48k, और t की इनिशियल वैल्यू क्या लगाएंगे 0, तो ये 0 - 0 - 6, यानी ये कितना बनेगा -6k। 6 से 48 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। k की वैल्यू -8 हम इसमें पुट करेंगे, यानी -8 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, -8t² प्लस 8t प्लस 48। अब देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें क्या लिखा है -8t² प्लस 8t प्लस 48, तो ये इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, देन k इज, यानी r एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसकी जीरोस क्या हैं, आपस में नेगेटिव हैं। उस कंडीशन में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की। तो एक काम करते हैं, सम ऑफ जीरोस यूज़ कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, और जीरोस क्या है, मान के चलिए एक x है तो दूसरी -x हो जाएगी, बिकॉज ये दोनों जीरोस एक दूसरे की नेगेटिव हैं। इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू क्या है, यानी t का मल्टीपल k-3 अपॉन a क्या है, यानी t² का मल्टीपल -12, तो ये तो 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू -k + 3 अपॉन -12, इसके अपॉन हम 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -k + 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 2 में क्या है, एक हॉकी फील्ड है, और हॉकी फील्ड का एक डायग्राम दे रखा है ग्राफ पर। हॉकी फील्ड की लेंथ विड्थ दे रखी है, यानी सब कुछ इस हॉकी फील्ड के बारे में दे रखा है यहाँ पर, और जिसमें फॉरवर्ड प्लेयर कितने हैं A B C D, और मिड फील्डर्स कौन कौन से हैं E F G, और फुल बैक फील्डर कौन से हैं H I J, गोलिस प्लेयर कौन है K। ये ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में हम सबसे पहले एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगी, एक वाई एक्सिस, और ये पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट, और इस लाइन को हम क्या लेके चलेंगे, एक्स एक्सिस। ए कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा, ये कितना है 3, तो यहाँ पर बनेगा 3, ये किस पे इंटरसेक्ट हो रहा है 6 पर, तो ये 3, 6 हो जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा 4, 3। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा 5, 1, और ई का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा 2, 1। एफ का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा 1, 5। सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा 4, -1। जी का कोऑर्डिनेट पॉइंट 1, -3, और डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा 3, -4।
जे का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा -2, -2। के का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा -4, 1। आई का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बन जाएगा -1, 1। और एच का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा -2, 4। ए बी सी डी जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उन सभी के कोऑर्डिनेट पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क कर लिए। इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ई एच जे, यानी एक ट्रायंगल बन रहा है इस ग्राफ में ई एच जे, ट्रायंगल ई एच जे, इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं ग्राफ से। और सेंट्रॉइड में x फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 + x3/3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है y1 + y2 + y3/3। यानी x के सभी कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर कितना है -2 + 2 कितना हो गया 0, 0 + -2 कितना होगा -2/3। यानी x कोऑर्डिनेट कितना आ गया -2/3। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4 + 1 5, 5 - 2 3/3, ये कितना हो जाएगा 1। यानी x होगा -2/3 और y होगा 1। तो चेक कर लेते हैं -2/3, 1, यानी इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, इफ अ प्लेयर P नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड G, यानी P प्लेयर A और G से इक्वल डिस्टेंस बनाए रखना चाहता है सच दैट A, P एंड G आर लाई इन स्ट्रेट लाइन, और ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में, देन पोजीशन ऑफ P विल बी, तो P की पोजीशन क्या होगी। तो A हमने ये मार्क कर लिया है और G हमने ये लिख लिया है, P यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम x, y ले लेते हैं। P की A और G से इक्वल डिस्टेंस है तो P क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है x कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं x1 + x2/2 से, और y को फाइंड करते हैं y1 + y2/2 से। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 3 + 1 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2, x कोऑर्डिनेट कितना मिल गया 2, एंड 6 - 3 कितना हो जाएगा 3/2, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3/2। तो चेक कर लेते हैं 2, 3/2 कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन 2, 3/2, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम I एंड E, एक वो पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई करता है तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा x, 0। ये पॉइंट I और E से इक्वल डिस्टेंस पर है, तब इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेंगे वो हमें फाइंड करना है। y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्या आएगी, -1 + 2 कितना हो जाएगा 1/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो ये क्या बनेगा 1/2, 0, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें क्या करना है, Q प्लेयर के कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने, यानी Q की पोजीशन बतानी है। और Q किस तरीके से है, हिज डिस्टेंस फ्रॉम K इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम E एंड KQE आर कोलिनियर। KQ डिस्टेंस रेशियो QE डिस्टेंस इज इक्वल टू 2:1। तो ये m1 की वैल्यू और इसे m2 की वैल्यू मान लेंगे। ये x1 और y1 हो जाएगा, ये x2 और y2 हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा m1 2 इंटू x2 2 प्लस m2 1 इंटू x1 कितना है -4 अपॉन m1 प्लस m2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4 - 4 0/3 इज इक्वल टू 0। y कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करेंगे, m1 2 इंटू y2 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है 1/3 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा 0, 1। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। द पॉइंट ऑन y एक्सिस
इक्व डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, यानी वाई एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस बी और सी से इक्वल है। इस कंडीशन में वाई एक्सिस पर वो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा? तो वाई एक्सिस पर अगर हमें कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट लेना है तो हम 0, लेके चलेंगे। अब ये इक्वल डिस्टेंस है तो हम एक काम करते हैं, इसको कुछ लेट कर लेते हैं m, यानी बी एम इज इक्वल टू सी एम। अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम क्या है? एक डिस्टेंस है, इसमें भी डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस होता है और ये माइनस पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 16 प्लस इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा? 16 प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 और इस 1 को इधर ले आएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2y प्लस 6y, ये कितना बचेगा? 8 और ये कितना हो जाएगा? 8y। 8 से 8 को डिवाइड कर देंगे 1 टाइम, y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो इस तरीके से y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा? 0, 1। इसके अकॉर्डिंग इसका डी ऑप्शन एकदम सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के सैम्पल पेपर का मैंने सॉल्यूशन पूरा करा दिया है इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।